welcome in the online classes of Growth of Education Center. So today we are going to continue our lesson second, which is life processes respiration. तो बेटा हम ऑलरेडी 2 क्लासेस इस चैप्टर के अटेंड कर चुके हैं और छोटा सा चैप्टर था क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पे थी और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इस पे नहीं है। तो आज की 3rd क्लास के बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। पार्ट 3 में सारे टॉपिक्स इसके कवर हो जाएंगे और इसको फिनिश कर दिया जाएगा। सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं। आप रेस्पिरेशन क्या है पढ़ चुके हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अदर देन दैट आपने ये भी देख लिया बेटा कि किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से कंप्लीट होता है। आज हम पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स की पर्टिकुलरली बात करेंगे क्योंकि प्लांट्स की बात हो चुकी है, एनिमल्स की बात हो चुकी है, एनिमल्स के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात हो चुकी है। आज जो हमको बात करनी है वो हमको बात करनी है अबाउट ह्यूमन बींग्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास से बताया था बेटा कि जो भी लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे हमको वो लाइफ प्रोसेस प्लांट्स में किस तरीके से हो रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स में किस तरीके से हो रहे हैं और साथ साथ हमारी बॉडी में किस तरीके से हो रहे हैं, तीनों पर्सपेक्टिव उसके पढ़ने हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें 2 के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में क्या है और एनिमल्स में किस तरीके से। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन व्हिच इज ह्यूमन बींग्स। तो हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, या श्वसन की प्रक्रिया मनुष्यों में किस तरीके से होती है, ये हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक बेटा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की अगर बात की जाए तो वो क्या है बच्चों, लंग्स। ठीक, लंग्स हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग की बात हमेशा बेटा सबसे पहले आती है। क्यों सबसे पहले आती है? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन शुरू ही तब होगा जब ब्रीदिंग का प्रोसेस बॉडी में अकर होगा। जब ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगा तभी वो फूड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का प्रोसेस कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज यही है कि सबसे पहला काम किसको करना है बेटा, लंग्स को करना है। और लंग्स को काम क्या करना है, ब्रीदिंग का काम करना है। ब्रीदिंग में मैंने आपको बताया कि 2 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन या फिर इसी को कहा जाता है इंस्पायरेशन। और सेकेंड स्टेप बेटा जिसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन या फिर इसी को बेटा कहा जाता है एक्सपायरेशन। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, इन 2 प्रोसेस में काम जो है बेटा कंप्लीट होता है। कैसे होता है काम? इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, तो वी यूज टू डू इनटेक ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड एक्सहेलेशन में बेटा हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन में रिलीज ऑफ CO2। और इस काम को करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है या वी कैन से दैट द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दैट इज लंग्स। लंग्स के बिना बेटा ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लंग्स होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं कि हम ब्रीद कर पाए। और ब्रीद में हम क्या करते हैं, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं क्या लिखा है हमारे सामने। द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ अस टू ब्रीथ। लंग्स के साथ और सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जुड़े हैं जिनको मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको नेम बताए थे और आज हम उनके बारे में थॉरली डिस्कशन भी करेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स है, ये सब मिलके अलाउ करते हैं बॉडी को ब्रीथ करने के लिए। दे ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडीज, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके आते हैं, कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, एंड सेंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके बेटा, हिंदी में देखिए, फेफड़े और श्वसन तंत्र हमें सांस लेने की अनुमति देते हैं। वे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लाते हैं जिसे हम सांस लेना कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं जिसे हम सांस छोड़ना कहते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इस आदान प्रदान को श्वसन कहा जाता है। तो ये कुछ सिंपल सा प्रोसेस अगर बात करें तो ये होता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए। अब कौन कौन से पार्ट्स है जो इस काम को करने में इन्वॉल्व
इन्वॉल्व है। तो द फर्स्ट पार्ट मैंने नेम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं अपने पिछले क्लास में भी, और आज आप उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो द फर्स्ट पार्ट इज नॉस्ट्रल्स एंड नेजल चैम्बर्स। नॉस्ट्रल्स इसकी बात हो रही है, जो टिप ऑफ नोज है हमारा, वहां पे 2 पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। टिप ऑफ नोज पे 2 पोर्स प्रेजेंट है, और इन्हीं 2 पोर्स को क्या कहा जाता है बेटा, दीज 2 पोर्स आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। क्या कहते हैं इनको बेटा, हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक बेटा, और ये नॉस्ट्रल्स अंदर लीड करते हैं इन द वेकेंट स्पेस और इन द कैविटी। जैसे मैंने आपको माउथ के बारे में बताया था कि जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं तो इनसाइड एक कैविटी प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा नोज में भी जब हम नॉस्ट्रल से एंटर करेंगे तो वहां पे क्या कैविटी प्रेजेंट है, दैट कैविटी इज कॉल्ड नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर्स। ठीक बेटा, क्या हमने देखा, हमने कहा जो नेजल सेप्टम है डिवाइड्स द कैविटी इनटू 2 कैविटीज। इन दोनों के बीच में जो ये कैविटी है, एक बीच में सेप्टम प्रेजेंट है जो क्या करता है, नोज की दोनों कैविटी को अलग अलग डिवाइड कर देता है। ये जो सेप्टम है इसको हम क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फॉसिल। ये क्या कर रहा है, दोनों नेजल चैम्बर्स को अलग अलग डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, ईच कैविटी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द 2 नॉस्ट्रल। और कैविटीज कहाँ से शुरू हो रही है, तो कैविटी शुरू हो रही है हमारे नॉस्ट्रल से। तो हर कैविटी एक नॉस्ट्रल से शुरू हुआ पार्ट है, जो एक साइड पे कहाँ से शुरू होता है, हमेशा नॉस्ट्रल से शुरू होता है। द नेजल कैविटी इज द uppermost part of the respiratory system and provide the nasal passage for the inhaled air from the nostril to the nasopharynx and rest to the respiratory tract। और ये सबसे फर्स्ट पार्ट है या अपर मोस्ट पार्ट है जहां से रेस्पिरेशन का काम क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। और फिर ये आगे फेरिक्स में, या फेरिक्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक हमारा ओरोफेरिक्स होता है जो ओरल कैविटी से जुड़ रहा है, और एक हमारा नेसोफेरिक्स होता है जो कि नेजल कैविटी से जुड़ रहा है। तो नेसोफेरिक्स में जाके क्या करते हैं, अपने ओपनिंग को, अपने गैसेस को आगे ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या जो भी हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इसको ट्रैवल करता है। क्या देखा हमने, नाक सेप्टम गुहा को 2 गुहाओं में विभाजित करता है। बीच में एक सेप्टम है जो क्या करता है, दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसे जीवाश्म भी कहा जाता है। प्रत्येक गुहा 2 नासिका छिद्रों में से एक की निरंतरता है। जब एक नॉस्ट्रल ओपन होता है, एक छिद्र ओपन होता है, उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी के साथ साथ जुड़ी हुई ये कैविटीज, ये जो गुहाएं ये प्रेजेंट है। नाक गुहा श्वसन प्रणाली का सबसे ऊपरी हिस्सा है। नासिका छिद्र में नॉसिफेरिक्स और श्वसन पथ के बाकी हिस्सों तक सांस लेने वाली हवा के लिए नाक मार्ग प्रदान करती है। यहाँ क्या होता है कि एयर एंटर करती है सबसे पहले, और उसके बाद पूरे बाकी के पार्ट्स में एयर पहुंच पाती है। इसके अलावा इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताए तो एक तो इसका काम हो गया कि ये एयर को इनहेल कर रही है। ठीक है, एक और बेटा सेकंड बात भी है इसके बारे में, यहाँ पे नेजल हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। हम कह सकते हैं माइन्यूट हेयर, छोटे छोटे से हेयर भी हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। क्यों ये हेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ताकि जब हम एयर को ब्रीथ करें तो हम सबको पता है कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है दैट इज नॉट अ फ्रेश एयर, पॉल्यूशन, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एयर में कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, बहुत सारी ऐसी एलर्जिक चीजें हैं जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, और वो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी बेटा तो दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इस वजह से है क्या कि नॉस्ट्रल्स में या नेजल चैम्बर में अंदर छोटे छोटे से माइन्यूट हेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ऐसा जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी को बिलोंग नहीं करता, उसको वो वहीं पे क्या कर ले बेटा, ट्रैप कर ले। बालों के बीच में, उन छोटे छोटे हेयर्स के बीच में वो फंस जाए और कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। तो पहली चीज तो एयर इनहेल करने के लिए काम आ रही है। सेकंड थिंग, क्योंकि नेजल हेयर है तो ट्रैप कर ले रही है, ट्रैप्स अनवांटेड सब्सटेंसेस। क्लियर बेटा, जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं जो हमको नहीं चाहिए उनको ट्रैप करने का काम भी ये कर रही है। तो ये था फर्स्ट पार्ट विच इज नॉस्ट्रल्स और विच लीड इनटू द नेजल चैम्बर्स which furtherly lead into the nasopharynx। ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है,
नोज का, नोज से आगे नेसोफेरिक्स के लिए, दोनों सेप्टम की चीजें आगे मूव करते हुए नेसोफेरिक्स तक पहुंचती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फेरिक्स। इसके बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में भी बेटा डिस्कशन किया था। फेरिक्स है जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट था ये? दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। चाहे खाने की बात करें या फिर हवा की बात करें, दोनों को ही इसी से पास होके आगे बढ़ना था। कॉमन पैसेज था इन दोनों के लिए। वहां ओरोफेरिक्स था कह रहे थे जब एयर ओरल कैविटी से चीजें आ रही थी, और यहाँ नेजोफेरिक्स कह रहे हैं जबकि नेजल कैविटी से चीजें यहाँ पे पहुंच रही हैं। तो कह रहे हैं द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस, इट इज गार्डेड बाय कार्टिलेजिनस स्लिट कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जब फेरिक्स स्टार्ट होता है तो इसकी जो ओपनिंग है यहीं पे क्या है, कह रहे ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, और साथ साथ एक कार्टिलेजिनस स्लिट भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। एक बार जो आपको याद रखनी, दैट इज दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ट्रैकियस के बाद में आएगा, उसके बारे में तब बात करेंगे। अभी फेरिक्स के बारे में आपको ये याद रखना है कि कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी और साथ साथ फूड के लिए भी है, जो नेजल कैविटी से एयर को लेता है और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, और यहीं से फूड भी आगे ट्रैवल होके जा रहा होता है। ठीक बेटा, फेरिक्स कुछ इस तरीके से जो है रीजन में प्रेजेंट होता है, जो आपको क्वाइट विजिबल होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा लैरिक्स। लैरिक्स की अगर हम बात करें तो मेल्स और फीमेल्स दो तरीके के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो मेल्स में जो लैरिक्स का डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हम कह सकते हैं कि लैरिक्स एनलार्ज हो जाता है, जिस वजह से मेल्स के नेक वाले रीजन में हमको एक आउटग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है, और वो इसी लैरिक्स की वजह से ही होती है। साथ साथ अगर बात की जाए, इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। इस केस में लैरिक्स का काम क्या है बेटा, तो लैरिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, वॉइस प्रोडक्शन का काम ये करता है हमारी बॉडी में। हम जो बोल पा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ लैरिक्स ही पॉसिबल है। क्या कह रहे हैं देखेंगे, लैरिक्स बिकम लार्जर इन मेल देन इन फीमेल्स। फीमेल की बॉडी से ज्यादा लार्ज मेल्स हो जाता है। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ बोनी ग्रोथ कैन बी सीन मोर इजीली इन द थ्रोट ऑफ अ मेल। जिस तरह से हमको मेल्स की नेक पे सामने ही एकदम बोनी ग्रोथ या बोन का एक डेवलपमेंट वहां पे दिखना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, और इस डेवलपमेंट को, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। महिला की तुलना में पुरुष में स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है। देखिए नाम ही इसका स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स है, जिसके परिणामस्वरूप पुरुष के गले में हड्डी का विकास अधिक आसानी से देखा जा सकता है। इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और काम क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा बेटा, तो ये जो है हमारे बॉडी में वॉइस का प्रोडक्शन करेगा। जो आवाज आ रही है हमारे गले से वो इसी की वजह से आ रही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई विल बी फर्दरली डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ट्रैकिया के बारे में सबसे पहले देखते हैं। एयर चली, नॉस्ट्रल से एंटर किया, नेजल कैविटी में पहुंची, नेजल कैविटी में नेसोफेरिक्स से होते हुए हमारे फेरिक्स में पहुंची। फेरिक्स में पहुंचने के बाद उसको लैरिक्स तक पहुंचाया गया, और लैरिक्स से वो आगे मूव करी टू द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया कंप्लीटली कहलाता है क्या, विंड पाइप, क्योंकि अब यहाँ फूड की कोई भी बात हो ही नहीं रही है। फूड का कुछ भी काम यहाँ पे है ही नहीं, फूड की यहाँ पे जरूरत हो ही नहीं रही है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, विंड पाइप कहा जाता है। सिर्फ एयर का ही मूवमेंट है जो यहाँ पे विजिबल है। तो ट्रैकिया के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल हो रहा है किस चीज का बेटा, एयर का। जैसे जब ईसोफेगस की बात कर रहे थे हम लोग न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, तो उसको हम फूड पाइप कह रहे थे। क्यों कह रहे थे बेटा फूड पाइप, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ फूड का ट्रांसफर होता है। फेरिक्स जैसा नहीं था कि कॉमन पैसेज है, फूड भी जाएगा एयर भी जाएगा, डिवाइड हो गया था, सिर्फ फूड वहां पे जा रहा था। और सिमिलरली यहाँ पे डिवीजन हो गया, सिर्फ एयर यहाँ पे आ रही है, इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, विंड पाइप कह रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर, अंदर से एकदम ये खाली है, which arises in pharynx and goes to the middle of the thoracic cavity। pharynx से स्टार्ट हो जाता है
और थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी का तो बेसिकली हमारे बॉडी में कैविटीज प्रेजेंट है। सबसे पहले कैविटी है बकल कैविटी, ठीक बेटा, जहाँ पे हमारा माउथ वाली जो कैविटी है। नेक्स्ट आती है चेस्ट वाले रीजन की कैविटी, जिसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। इसके बाद हमारे स्टमक वाले रीजन की कैविटी आती है विच इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। और उसके भी बाद जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो वाली कैविटी आती है विच इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी। ठीक, इन कैविटीज की अगर हम बात करें तो बकल कैविटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हमारा माउथ की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, माउथ होता है। थोरैसिक कैविटी की जब हम बात करते हैं तो थोरैसिक में हमारे लंग्स है, हार्ट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। अगर हम बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी की तो स्टमक है, पैनक्रियाज है, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और बेटा पेल्विक कैविटी दैट मींस वहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो बॉडी में 4 कैविटीज होती है। तो जब बात हो रही फेरिक्स ट्रैकिया की, तो फेरिक्स ये स्टार्ट हुआ था और इसके बाद ट्रैकिया ये कहाँ पहुंच गया, इनटू द मिडिल ऑफ द थोरैसिक कैविटी, मतलब जो सेकंड कैविटी है जहाँ पे हमारे लंग्स है, हार्ट है, उनके पास से पहुंच चुका है। क्या कह रहे हैं, श्वसन नली है। श्वसन नली एक लंबी नलिका कोखली संरचना है जो ग्रसनी से निकलती है और वक्ष गुहा के मध्य तक जाती है। ठीक है, बात हमको समझ में आ गई। द लोअर एंड ऑफ द ट्रैकिया, देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, ट्रैकिया राइज हुआ फेरिक्स से, ओके, उसके जहां पे एंड हो रहा है मिडिल में थोरैसिक कैविटी के, वहां जाके क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दोनों पार्ट सेपरेटली अलग अलग साइड पे चले जाएंगे। ये था हमारा ट्रैकिया, ठीक है, जहां पे डिवाइड हो गया दैट पार्ट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रोंकाई। ठीक, और ये एक एक ब्रोंकाई एंटर हो जाते हैं इनसाइड द लंग्स। बॉडी में जो लंग्स प्रेजेंट है, एक राइट लंग्स में चला गया, एक लेफ्ट साइड में चला गया। अब लंग्स में जाने के बाद ये खुद को और फर्दरली डिवाइड करते हैं और इससे सब ब्रांचेस निकलती हैं। और ये जो सब डिवीजन है इनका, दिस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में, जहां पे ब्रोंक्यूल्स एंड हो रहे हैं, यहीं पे छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक बेटा, तो फेरिक्स जहाँ पे एंड हुआ, ट्रैकिया स्टार्ट हुआ, ट्रैकिया फर्दरली डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ने फिर सब डिवीजन किए, ब्रोंक्यूल्स बनाया, ब्रोंक्यूल्स के एंड में सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एल्वियोलाई। देखिए अब पॉइंट्स हमसे क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा था कि ट्रैकिया विंड पाइप लॉन्ग ट्यूब है, हॉलो स्ट्रक्चर है, हम समझ गए ट्यूब है, हॉलो है, विच अराइजेस इन द फेरिक्स। शुरू कहाँ से हो रहा था, जहां से फेरिक्स एंड हुआ था वहीं से शुरू हो रहा था। लेरिक्स क्योंकि सामने एक पार्ट था उसको हटाई देते हैं। एंड गोज टू द मिडिल ऑफ द थोरैसिक कैविटी, और जहाँ पे हमारी थोरैसिक कैविटी है, जहाँ पे हमारे लंग्स वगैरह प्रेजेंट है, उसके मिडिल तक ही जाके पहुंच जाता है। द लोअर एंड ऑफ द ट्रैकिया इज डिवाइडेड, यहाँ पहुंचने वाले 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। क्लियर बेटा। श्वसन नली का एक निचला सिरा 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे प्राथमिक ब्रोंकाई कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डिवीजन हो रहा है। ट्रैकिया है, ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट्स अलग अलग ब्रोंकाई के लंग्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। इसके बाद बात आती है अब लंग्स की। हमारे ब्रोंकाई हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए, लंग्स की बात आती है। तो लंग्स की जब हम बात करते हैं तो दीज आर कंप्लीटली 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून जैसे या सैक जैसे स्ट्रक्चर है। पेयर ऑफ लंग्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, पेयर ऑफ लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स। पेयर ऑफ लंग्स का मतलब हो गया कितने लंग्स प्रेजेंट है, 2 लंग्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और जो लंग्स हैं ये भी एक तरीके से क्या डेलिकेट ऑर्गन है, इसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है, एक कवरिंग प्रेजेंट है इसके ऊपर, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो इसको प्रोटेक्ट करके रख सके। क्या नाम है कवरिंग का, दैट इज कॉल्ड प्लूरा, या फिर क्या कह सकते हैं इसको हम प्लूरा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि आउटर में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रोटेक्शन की होती है। तो कह रहे प्लूरा या फिर प्लूरा मेम्ब्रेन इसको हम कह सकते
है क्या है, ये कवरिंग है। तो पहली चीज हो गई कितने हैं भाई ये, तो पेयर ऑफ लंग्स है, कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पेयर ऑफ लंग्स, 2 लंग्स प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाँ भाई ये भी बताइए, पता होना चाहिए आपको। तो दे आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। उसमें भी बात करें पर्टिकुलरली कहाँ पे, तो इनसाइड द रिब केज। रिब केज आपको पता होगा बोन्स का बोनी स्ट्रक्चर है, केज का एक स्ट्रक्चर बना रखा है हमारी बोन्स में, जिसमें हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, सब चीजें प्रोटेक्टेड है। तो यहीं पे इसी के अंदर जो है हमारे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात भी करेंगे। इसके अलावा 4th पॉइंट, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक बेटा, अब 5th पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा। 2 लंग्स है हमारी बॉडी में, एक है लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, और एक है हमारी बॉडी में राइट लंग। जो राइट साइड पे प्रेजेंट है दैट इज राइट लंग, एंड जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है दैट इज लेफ्ट लंग। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स। जो हमारे लेफ्ट लंग है उसमें लोब्स डिवाइडेड है, कितने लोब्स डिवाइडेड है बेटा, 2 लोब्स डिवाइडेड है। एंड द राइट लंग हैज 3 लोब्स, कितने लोब्स डिवाइडेड है, 3 लोब्स यहाँ पे डिवाइडेड है। मतलब ये जो लंग्स है, तो एक लंग हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो दूसरा लंग हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लोब्स का मतलब होता है पार्ट्स या फिर चैम्बर्स, कि कितने चैम्बर्स में, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। लोब्स अलग अलग सेपरेट चैम्बर्स बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लेफ्ट लंग है उसके पास 2 लोब्स प्रेजेंट है, 2 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, या 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। और जो राइट लंग है उसके पास 3 लोब्स या फिर 3 चैम्बर्स यहाँ पे क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। पहली चीज आप बताएंगे कि बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स 2 लंग्स प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी जो है बॉडी की, उस पे ये प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी पर्टिकुलरली कहाँ, इनसाइड द रिब केज ये प्रेजेंट रहते हैं। इनके ऊपर कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड प्लूरा मेम्ब्रेन। लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग के पास 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अदर देन दैट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दीज आर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट मींस इनके बिना तो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी फंक्शनिंग रेस्पिरेशन में यही कर रहे हैं। चलिए हिंदी में देखेंगे। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली से के भीतर घिरा होता है जिसे फुसफुस झिल्ली कहते हैं। बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं जबकि दाएं फेफड़े में 3 लोब पाए जाते हैं, जो सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। देख सकते हैं आपके लंग्स का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं किस तरीके से लंग्स का डायग्राम होता है, ये चीज आप देख सकते हैं। ट्रैकिया फर्दरली डिवाइड होके ब्रोंकाई में दोनों लंग्स के अंदर एंटर करता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग जिसमें कि 3 चैम्बर्स, लेफ्ट लंग जिसमें कि 2 चैम्बर्स या लोब्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ये क्या चीजें हैं, चलिए देखेंगे। तो चलिए रिब्स की बात की जाए तो हमारी बॉडी में रिब्स प्रेजेंट हैं, जो कि कितने बोन से बनी है, आप देख सकते हैं 12 पेयर ऑफ बोन से इनका फॉर्मेशन हुआ है। 12 पेयर्स ऑफ बोन है जो मिलके इसको बनाते हैं, ठीक। रिब्स क्या, ये बेसिकली एक केज जैसा, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसके अंदर हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो सही से वहां पे प्रेजेंट रह पाते हैं। तो ये जो रिब्स हैं बेसिकली इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब बोन्स एंड कार्टिलेज से इनका फॉर्मेशन बेटा हुआ है। दैट फॉर्म द वॉल ऑफ थोरैसिक कैविटी। जो पूरी थोरैसिक कैविटी है जहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, उनकी वॉल को बनाने का काम, उनकी कवरिंग को बनाने का काम जो है वो यही कर रहे हैं। रिब केज का फॉर्मेशन जो है वो यही कर रहे हैं। रिब केज का जो फॉर्मेशन है वो इसी की हेल्प से हो पाता है। कैसे हो पाता है, जब जो रिब्स हैं वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलके बना हुआ पार्ट है।
ठीक बेटा, तो ये चीज हो गई पहली चीज। आफ्टर दैट रिब्स आर प्रोवाइडेड विद स्पेशलाइज्ड मसल। अब ये जो रिब्स है ये अकेले तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएंगी, इनके अंदर किसी को प्रोटेक्टेड रख दिया है, सबको प्रोटेक्ट रख दे, तो इनके साथ साथ इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं इनके बीच बीच में मसल्स। क्या आते हैं बेटा? मसल्स आते हैं जो इनका काम प्रोटेक्शन का उसको और भी ज्यादा अच्छा कर देते हैं। और उन मसल्स को बेटा हम क्या कहते हैं? तो दीज मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहा जाता है इनको? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक बेटा, तो क्या देखा हमने देखा कि हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी में रिब्स, हार्ट है, या जो हमारी बॉडी में लंग्स हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए एक रिबकेज बनाया गया है। सामने चेस्ट से लेके पीछे तक ये एक केज जैसा पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और ये केज किस चीज से बना है? बोन्स एंड कार्टिलेज से बना है। इसमें मसल्स प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल मसल्स, जो इसको और भी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मनुष्य में 12 जोड़ियां पसलियां होती हैं। पसलियां हड्डीदार और कार्टिलेजिनस संरचनाएं जो वक्षीय गुहा की दीवार बनाती हैं। पसलियों को विशेष मांसपेशियां प्रदान की जाती हैं। इन्हें अंतरतटीय मांसपेशियां कहा जाता है। एक और पार्ट के बारे में बेटा देख लीजिए, डायफ्राम वाला पार्ट जो आपका, ये क्या पार्ट होता है? डायफ्राम जो पार्ट है बेसिकली जहां पे हमारा ये लंग्स वगैरह सिचुएटेड है रिबकेज के अंदर, उसके भी नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लैप प्रेजेंट होता है। और इसी फ्लैप को हम क्या कहते हैं? इसी फ्लैप को हम कहते हैं डायफ्राम। और ये डायफ्राम कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है जब जब हम ब्रीथ करते हैं। हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ इसका शेप चेंज होता रहता है। क्या शेप करता रहता है? ये कंटिन्यूअसली फ्लैट हो जाएगा और फिर दोबारा से ये डोम शेप हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा एंड डोम शेप हो जाएगा। जैसे जैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हुआ, इनहेलेशन हुआ गैसेस अंदर आई, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, ये फ्लैट हो गया। एक्सहेलेशन हुआ, गैसेस बाहर गई, तो ये डोम शेप हो गया। तो कंटिन्यूस मूवमेंट यहाँ पे चलता रहता है। ये फ्लैप है जो रिब केज के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट रहता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है ये हमने ऑलरेडी आपको बेटा एक्सप्लेन किया है। ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के बारे में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। पहला प्रोसेस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड दूसरा प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल लैंग्वेज, सबसे पहला काम इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, टेक इन करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। एंड सेकेंड प्रोसेस विच इज एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, जिसमें हम अपनी बॉडी का जितना भी अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है जो हमको नहीं चाहिए, उसको हम बॉडी से क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। सांस लेने में श्वसन पथ में ऑक्सीजन का प्रवेश और CO2 का निष्कासन शामिल है। यही दो काम है जो हमारे काम होते हैं, ब्रीदिंग में होते हैं। देखिए चलिए आप किस तरीके से काम होता है। डायफ्राम का भी आपको समझ में आएगा, लंग्स भी समझ में आएंगे, ट्रैकिया भी आपको समझ में यहाँ पे आएगा। सबसे पहले ब्रीदिंग कहते हैं सिंपली इस प्रोसेस को, ब्रीदिंग इन या फिर इनहेलेशन, ब्रीदिंग आउट या फिर एक्सहेलेशन। जैसे मैंने आपको बताया था नीचे एक फ्लैप प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड डायफ्राम। तो सबसे पहले जब टेकन किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं किस तरीके से है, और जब एक्सहेलेशन हो रहा है तब डायफ्राम डोम शेप का यहाँ पे हो गया है। इनहेलेशन में क्या होगा? इनहेलेशन में जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, ऑक्सीजन है, वो बॉडी के अंदर जाएंगे, और एक्सहेलेशन में क्या होगा? जो CO2 है वो बॉडी से बाहर यहाँ पे जाएगा। और ये प्रोसेस कंप्लीटली इसी तरीके से चलता रहता है। हमारी बॉडी में ब्रीदिंग होती रहती है, अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट हम ब्रीथ करते रहते हैं, जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग का प्रोसेस हमारा रहता है। अब देखिए इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हो रहा है। इंटरकोस्टल मसल्स पुल्स द रिब आउटवर्डली, इन्होंने रिब्स को क्या किया? बाहर साइड पे पुल कर दिया। एट द सेम टाइम मसल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। और जब इनहेल किया, रिब्स बाहर आउटवर्डली पुल हुई, तो डायफ्राम कैसा हो गया बेटा? फ्लैट हो गया। और जब इसका ऑपोजिट काम हुआ तब वो दोबारा से डोम शेप्ड हो जाएगा। ड्यू टू दिस मूवमेंट द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity increases but this creates a low pressure area inside the cavity। और जब हमने इतना प्रेशर जनरेट किया, डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो फिर क्या होगा उस टाइम पे बेसिकली कि प्रेशर की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो इनसाइड द कैविटी डेवलप होगा।
We know that air always moves from an area of high pressure to an area of lower pressure. So it from atmosphere rushes into the thoracic cavity through respiratory tract. This is called inhalation. जब प्रेशर जनरेट हुआ और डिफ्यूजन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जहाँ पे ज्यादा है वहां से मूव करेगा टुवर्ड्स द प्लेस वेयर जहाँ पे कम है। तो होगा क्या यहाँ पे कि जहाँ पे इतना हमने उसको एक्सपैंड किया और यहाँ पे प्रेशर जनरेट किया तो आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो मूव करके इनसाइड पे पहुंचेगी। ठीक, और इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो डायग्राम है वो फ्लैट हो जाएगा। सांस लेने के दौरान अंतर तटीय मांसपेशियां पसलियों को बाहर की ओर खींचती है और साथ ही मांसपेशी अनुबंध डायग्राम सपाट हो जाता है। ठीक, इनहेलेशन में कैसा हो रहा है बेटा, फ्लैट हो रहा है। इन हलचलों के कारण बक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन इससे गुहा के अंदर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और कम दबाव के क्षेत्र में क्या होगा, जब यहाँ पे दबाव कम है तो जहां पे उच्च दबाव है बाहर के एटमॉस्फेयर में वहां से कम दबाव के लिए क्या होगा, मूवमेंट होगा और एयर इस कम दबाव की तरफ मूव करके आएगी। बाहरी वातावरण से हवा श्वास पथ के माध्यम से वक्ष गुहा में चली जाती, इसे सांस लेना कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो बॉडी में अगर हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज एक्सहेलेशन, जस्ट ऑपोजिट इसके काम होगा। अब एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन के लिए फ्लो होगा रेस्पिरेटरी करंट का ऑर्गेनिज्म में, इन्यूमस मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब थ्रू द एयरवेज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। यहाँ पे क्या होगा, organism run faster and breathes at higher rate or deep breathing. The process of inhalation becomes faster. That is the exhalation is called active exhalation. अगर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या फिर प्रॉब्लम है, उस टाइम प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंस्पायरेशन क्योंकि बढ़ गया है तो एक्सहेलेशन भी बढ़ जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, एक्टिव एक्सहेलेशन कहा जाएगा। इस टाइम पे अगर हम बात करें डायग्राम के शेप की, तो डायग्राम विल बी डोम शेप। ठीक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कम करना है, ज्यादा करना है, जिससे कि क्या हो सके, जो एक्स्ट्रा एयर है वो बाहर की तरफ मूव कर सके। सांस छोड़ना जीभ से श्वसन प्रवाह का प्रवाह है। मनुष्य में सांस लेने के दौरान ब्रोंकियल नलियों से वायु मार्ग के माध्यम से बाहरी वातावरण में हवा की गति है। इसके विपरीत यदि जीभ तेजी से दौड़ता है तो उस दर से सांस लेता है तो सांस लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस प्रकार सांस छोड़ने की प्रक्रिया को सक्रिय सांस छोड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कि एक्टिव तरीके से प्रोसेस जो है वो अगर हो रहा है बॉडी में, क्योंकि जो इंस्पायरेशन है वो बढ़ गया है तो एक्सपायरेशन भी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस था जो आपने देखा, देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से एक्सहेलेशन हो रहा है और यहाँ पे इसका जो शेप है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो पहला काम तो हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग के थ्रू जो है गैसेस बॉडी के अंदर एंटर कर गए। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड, की जितना भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ है अब वो क्या हो, ब्लड में मिक्स होके ट्रैवल करे बॉडी के अंदर। तो यही काम यहाँ पे होगा। अबाउट 300 मिलियन एल्वेलाई ईच लंग, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये जो लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसके अंदर ये जो ब्रोंक्यूल्स थे जहां जहां जाके एंड हो रहे थे वहां पे ये छोटे छोटे से सैक लाइक एल्वेलाई प्रेजेंट थे। और कह रहे हैं कि अगर हम एक लंग की बात करें तो 300 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स इतने सारे एल्वेलाई प्रेजेंट होके लंग्स में एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बेटा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वहां पे ज्यादा जगह हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को हम क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। तो इससे क्या होता है कि दिस एरिया इज अवेलेबल फॉर गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। इतने सारे एल्वेलाई हैं तो बहुत सारी गैस को हमारी एयर ट्रैप कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, द सरफेस ऑफ एल्वेलाई इज हाईली वेस्कुलर। वेस्कुलर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज। ठीक, इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो जैसे फ्रेश एयर आएगी एल्वेलाई में, ऑक्सीजन इस एयर में जो प्रेजेंट होगा, क्योंकि एयर में आपको पता है बहुत सारी गैसेस होती है बट हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन तुरंत ही डिफ्यूज हो जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब आपको पता है कि हमारे ब्लड में एक आयरन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और बेसिकली हीमोग्लोबिन का ये काम होता है
कि वो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसफर करता है, बट क्योंकि वो हीमोग्लोबिन आरबीसी के पास होता है तो हम कहते हैं कि आरबीसी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को कर रहा है। तो जैसे ऑक्सीजन पहुंचा, डिफ्यूजन हुआ, एल्वेलाई तक पहुंचा। एल्वेलाई बहुत सारा सरफेस एरिया लेके 300 मिलियन करीब है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया है यहाँ वहाँ पे। तो एल्वेलाई में ही ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, तुरंत डिफ्यूजन होके ब्लड में हमारा ऑक्सीजन मिक्स हो गया। अब ब्लड में जब वो पहुंचा तो हीमोग्लोबिन ने उसको क्या कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया और एक अलग कंपाउंड बना दिया विच इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक साथ मूव करेंगे और बॉडी के सारे पार्ट्स को, क्योंकि सिर्फ लंग्स को तो एनर्जी नहीं चाहिए कि सिर्फ लंग्स के आसपास के सेल्स को एनर्जी चाहिए, वो सेलुलर रेस्पिरेशन करके अपना काम चला ले। बॉडी के सारे पार्ट्स तक हीमोग्लोबिन कंबाइन करके इसको पहुंचा देगा। एट द लेवल ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। अब ये वहां तक तो पहुंच गए जहां डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट थे। वहां पहुंचने के बाद अब क्या होगा, तो वहां पहुंचने के बाद जो है, जो टिश्यूज हैं वो इन ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे बेटा, एब्जॉर्ब कर लेंगे। वहां से इनको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि कंबाइंड हो जाए हमारे टिश्यूज के साथ, क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होना है वो कहाँ पे होना है बेटा, टिश्यूज में होना है। ठीक बेटा, वहां तक पहुंचने का तब क्या है कि इसको रिलीज कर दिया जाएगा और मिक्स कर दिया जाएगा टिश्यूज में, और टिश्यूज के पास जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज वापस कर देंगे इस ब्लड को। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आ जाएगा। अब वापस आने के लिए भी हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब दोस्ती करनी पड़ेगी। तब कौन सा कंपाउंड बनेगा, तब बनेगा कार्ब एमिनोग्लोबिन। कार्ब एमिनोग्लोबिन, ठीक, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड होंगे और फिर ये इसको लाके लंग्स में छोड़ देंगे जहां से एक्सलेशन के प्रोसेस से बाहर चला जाएगा। तो हुआ क्या बेटा, टिश्यूज में किस तरीके से पहुंचा, एल्वेलाई ने बहुत सारे ब्लड को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि 300 मिलियन अराउंड एल्वेलाई प्रेजेंट थे, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, तो इस वजह से जो है बहुत सारा यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया। एल्वेलाई से जस्ट जुड़े हुई थी ब्लड कैपिलरीज, उन्होंने तुरंत क्या किया, ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। ऑक्सीजन जब ब्लड में पहुंचा तो वहां पे वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हुआ और एक पर्टिकुलर एक चीज बनाई जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है अब ये आराम से बॉडी के डिस्टेंट एरियाज तक ट्रैवल कर रहा है, पहुंच रहा है। डिस्टेंट एरियाज तक पहुंचने के बाद अब वहां पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इससे ऑक्सीजन अलग होगा और टिश्यूज को दे दिया जाएगा, और सिमिलरली टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा हीमोग्लोबिन से मिलने के लिए। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम खत्म, अब बन गया कार्ब एमिनोग्लोबिन, ठीक है। और अब दोबारा से ऑक्सीजन वहां छूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हीमोग्लोबिन पहुंचा और लंग्स को उसको वापस कर दिया। लंग्स में अगेन एल्वेलाई की हेल्प से उसको क्या कर दिया, एक्सपायर या फिर एक्सेल कर दिया। ठीक बेटा, तो टिश्यूज का कुछ इस तरीके से काम होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 मिलियन एल्वेलाई होती हैं। ये एल्वेलाई 36 से 80 वर्ग मीटर के सतह क्षेत्र में योगदान करते हैं। ये क्षेत्र फेफड़ों में गैसीय विनिमय के लिए उपलब्ध है। एल्वेलाई की सतह अत्यधिक संवहनी होती है, यानी इसमें बड़ी संख्या में रक्त कोशिकाएं होती हैं। जब ताजी हवा एल्वेलाई में आती है तो हवा से ऑक्सीजन रक्त में फैल जाती है। रक्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि आपको दिख रहा है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन शरीर के दूर के हिस्सों में चली जाती है और ऊतकों तक पहुंचती है। ऊतकों के स्तर पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलती है। जारी O2 ऊतकों की कोशिकाओं को दिया जाता है। बदले में कोशिकाओं से CO2 रक्त में फैल जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह के साथ फेफड़ों की सतह तक ले जाया जाता है। CO2 का परिवहन मुख्य रूप से कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। एल्वेलाई के स्तर पर CO2 श्वास पथ को दिया जाता है, सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है। तो सारे प्रोसेस बेसिकली आपने देख लिया। और सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। आप इसके बारे में एक टॉपिक जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, हमने ETC पढ़ा था, हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके बेटा क्लास को फिनिश करेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म इज रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन? इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच फूड मटेरियल आर ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी टू जनरेट एनर्जी। फूड के ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें सेल्स के अंदर फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है
ताकि वहां पे क्या हो सके, एनर्जी जनरेट हो सके, एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। नॉर्मली ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कॉमन मोलिक्यूलर ग्लूकोज अराउंड 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, आप कह सकते हैं 30 ATP इज प्रोड्यूस्ड। श्वसन कैसी प्रक्रिया है बेटा, अपचयी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर की जीवित कोशिकाओं के अंदर खाद्य पदार्थों का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। आमतौर पर ग्लूकोज का उपयोग कौन से देश के लिए किया जाता है, ग्लूकोज के 1 मोल से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे बेटा, रेस्पिरेशन। आपने समझ लिया क्या चीज है, एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तब हम इसको क्या कहते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। हाईली एफिशिएंट है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे लिबरेट होती है। सेकेंड थिंग कहाँ पे होता है, इट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होगा, इन द साइटोप्लाज्म होगा। बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे लिबरेट बेटा नहीं होती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स इसको करते हैं और साथ साथ इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। एटीपी अगर बात करें, एटीपी जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे जिनके पास बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट होती है। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी हम लिबरेट कर रहे हैं वो सब एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है। एटीपी ही यहाँ पे क्या है बेटा, एनर्जी पैकेज है। आप देख सकते हैं एटीपी किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में जो कलर है वो बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी में जो पिगमेंट है रेस्पिरेटरी, दैट इज ब्लड। ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह में रेस्पिरेटरी गैसेस को लेके जाता है, साथ साथ ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इसी की हेल्प से कंबाइन होते हैं और एक साथ मिलके अपने काम को करते हैं। प्लांट्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है लाइक ब्लड ये प्रेजेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई विल फिनिश दिस चैप्टर। बाय।